हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। है ना। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या का। तो आप सभी के लिए बिल्कुल ही नया होगा, है ना। तो अपन धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है और ये किन चीजों पर निर्भर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार ये देखा गया है कि एमपी बोर्ड में तिमाही परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उसमें कम से कम 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने होते ही हैं। मतलब कंफर्म है कि आएगा ही। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए, हमारे पास में वैसे ही बहुत कम समय होता है, तो अपन स्टार्ट करते हैं परमाणु संख्या। परंतु उसको पढ़ाने से पूर्व मुझे जाना पड़ेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे, जिसके अनुसार आप सभी को पता था, एक बात उन्होंने बताई थी कि परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है ना। ये वाली बात आपको पता है, ठीक है। और हम यदि एक आउटर सेल की कल्पना करें, इसकी बाहरी कक्षा की कल्पना करें, चलो मेरे से हमेशा ये थोड़ी सी समस्या होती है, तो क्यों ना अपन यहाँ से एक ड्रॉ कर दें ऐसा, है ना। ये एक कक्षा है परमाणु की, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इस पे क्या हो रहा होगा बेटा, इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होंगे यहां कहीं ऐसे, है ना। उन्होंने सौर मंडल बोला था। और यहां पर परमाणु के नाभिक पे जो है वो परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान होता है। परमाणु का क्या होता है? अधिकतम द्रव्यमान। इसके बाद में 2 प्रयोग और करे गए, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि परमाणु के नाभिक पे 2 कण होते हैं। पहला कण जिस पर धनावेश होता है उसका नाम होता है प्रोटॉन। उसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। और एक और कण होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। मैंने प्रोटॉन शायद गलत लिख दिया है ना। हमने प्रोटॉन जो है वो गलत लिख दिया है, ये सही है। नहीं, पहले ही सही लिखा था। देखो कितना डाउट होता है, कभी कभी हिंदी आने के बाद भी समस्याएं होती है। प्रोटॉन और एक और कण होता है नाभिक के अंदर जिसका नाम होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। जो बाहरी कक्षा में कण घूम रहा होता है, अब परमाणविक कण, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर हमने पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो होता है ऋण, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है धन। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चरों में कवर कर ली है। जे जे थॉमसन परमाणु मॉडल पढ़ा, उसके बाद रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ा, उसके बाद में हमने नाभिक की खोज पढ़ी, नाभिक के बाद में हमने प्रोटॉन की खोज पढ़ी, और इन सभी के हमने द्रव्यमान की बात करी थी। तो यहां पर एक मोटा मोटा ऑन एवरेज इसका जो द्रव्यमान था वो 1.08 ग्राम के लगभग था, और इसका भी जो था वो 1.008 ग्राम के लगभग था। इसका जो द्रव्यमान था वो था 0.0054 ग्राम के आसपास। ऐसे द्रव्यमान देखो, दशमलव घात वाले भी द्रव्यमान होते हैं, परंतु मैंने ये सोचा है क्यों घात वाले याद करने में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका -31 होता है ना। 9.0 इंटू 10 की घात -31 के अराउंड इसका जो है वो द्रव्यमान होता है ना, -31। और दूसरे वाले का यदि देखा जाए तो 1.6 इंटू 10 की घात -27, इसका भी 10 की घात -27। ऐसे आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यह भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसकी बात करें दूसरे शब्दों में यदि आपको लिखना है तो आप इसका लिख सकते हो 9.1 इंटू 10 की घात -31। ये कुछ चीजें आपके सामने ऐसी लिखी गई है। ओहो, हम बीच वाला सेलेक्ट नहीं कर पाए, चलो अभी सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके, और फिर प्रॉपरली उसे अरेंज करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो ना बेटा, पहले आप सारी बातें ये पढ़ चुके हो। अब हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि परमाणु, यदि कोई किसी भी तत्व का एक परमाणु है तो उसका भार कितना होगा, उस पर आवेश कितना होगा, और होगा तो हम कैसे निकालेंगे। और यही सारी चीजें कहलाती है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि आगे आपका चैप्टर 3 आने वाला है, और चैप्टर 3 में आपको यही पढ़ना है। चैप्टर 3 का नाम यदि आपको नहीं पता तो तत्वों की आवर्तता है।
क्या है बच्चा? तत्वों की आवर्तिता। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग रूबी, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो। आई एम सॉरी मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाया, जस्ट बिकॉज मेरे को फ्लो बनाना था और आप सभी को समझाने की कोशिश करनी थी। तो ये रदरफोर्ड और जेम्स डॉल्टन का, सॉरी रदरफोर्ड और जे थॉमसन का कंबाइन हमने सारी चीजें निकाल के, साथ में आर.ए. मिलिकन का भी नाम हमें नहीं भूलना चाहिए सर का। तो इन सारे लोगों ने मिलकर ये सारी बातें हमें बताई। अब इसके बाद में हमें यह पता करना है कि ठीक है भाई, ये सभी कण हमें प्राप्त हो गए, अब हम परमाणु की बात करें। अभी इसके बाद में जैसा एनसीआर, आपके पास में दी एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें जैसा लिखा है अपन वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है? हालांकि जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संख्या, कि परमाणु संख्या क्या होती है ना? परमाणु संख्या क्या होती है? यहां पर हेडिंग लगाओ, परमाणु संख्या के बारे में बात करते हैं। पहले समझेंगे, परिभाषा आप खुद लिख सकते हो, हालांकि मैं भी बताऊंगा। जस्ट इमेजिन करो कि ये जो है परमाणु का बाहरी कक्षा है, ठीक है? ये परमाणु की हो गई बाहरी कक्षा, इसे हटाओ यहां से। चलो अभी एक और छोटी सी कक्षा बनाते हैं अपन। ये परमाणु की छोटी सी कक्षा है, इसे सेलेक्ट करते हैं। ओहो, सेलेक्ट करके इसे हमें दूसरी जगह भेजना, तो यहां केंद्र में लगाना था, ठीक है? और इसका मार्क हटाना था। सिमिलरली, ओहो अब ये मिट गए। अब हमें इसे सेलेक्ट करना था ऐसे, और इसका मार्क हटाना था। तो ये एक परमाणु है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से यहां से अल्फा किरणें बाहर चली गई थी, द्रव्यमान जो था वो बीच में था। तो यहां बीच में दो कण हैं। एक कण, मैं दो छोटे छोटे गोले बनाऊंगा। एक गोला आपको येलो दिख रहा होगा, है ना? एक गोला आपको येलो दिखेगा और एक गोला आपको व्हाइट दिखेगा। एक गोला आपको येलो दिख रहा होगा, एक गोला आपको व्हाइट दिख रहा होगा। तो जो व्हाइट वाला गोला है बेटा, वो है प्रोटॉन। व्हाइट वाला क्या है गोला? उसका नाम है प्रोटॉन। और जो येलो वाला गोला है, इसका नाम है न्यूट्रॉन, है ना? प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। इन दोनों चीजों को अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। याद रखना, 12th फिजिक्स में बार बार यह शब्द पूछा जाता है और 11th में भी पूछा जाएगा कि नाभिक के अंदर उपस्थित कणों को एक साथ क्या बोला जाता है, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों को एक साथ क्या कहते हैं, या परमाणु के नाभिक को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। तो यहां पर एक वर्ड इन दोनों के लिए प्रॉपरली कंबाइंड रूप से यूज किया जाता है, जिसका नाम है न्यूक्लियॉन्स, है ना? बुक पे भी लिखा हुआ है। न्यूक्लियॉन्स, द वर्ड इज न्यूक्लियॉन्स। When we combine proton and neutrons or the center part of atom, that's called is nucleons. Okay, now ठीक है, चल ये हो गया न्यूक्लियॉन्स, ठीक बात, ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से यदि देखोगे तो इस पे हमने न्यूट्रॉन लगाया है, अर्थात इस परमाणु पर एक उदासीन कण है और एक प्रोटॉन है। एक क्या है? एक तो है प्रोटॉन, आपको दिख रहा होगा ना कि यहां पर प्रोटॉन की संख्या एक है सर, और न्यूट्रॉन की संख्या भी एक है सर। प्रोटॉन को दर्शाते हैं P पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं N से। यहां तक सभी के समझ में आ गया। अब ये जो परमाणु है ये स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर अभी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव को यदि हमें बैलेंस करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्वियस सी बात है सर, हमें यदि पॉजिटिव को बैलेंस करना है तो हमें एक ऋणावेश की आवश्यकता होगी, जो कि पूरा करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बाहरी कक्षा में घूमते रहेगा, इसकी बाहरी कक्षा में घूमते रहेगा। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमें पता है। अब यहां पर एक प्रोटॉन है, अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक शून्य आवेश है। अब यदि आप इनका सम करोगे तो यहां पर आएगा 0, और 0 रिप्रेजेंट करता है उदासीनता को। 0 किस बात का प्रतीक है बेटा? उदासीनता। ऐसी स्थिति है कि जितने प्रोटॉन है, ओहो गलती हो गई, जितने प्रोटॉन है यदि उतने ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की बात नहीं हो रही है, जितने प्रोटॉन है यदि उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपका परमाणु जो है वो होता है
उदासीन। अब इंपॉर्टेंट बात, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, रूबी है, नरेंद्र है, और भी हमारे एक दो बच्चे जो हैं जो साई नेचर के हैं, जो कमेंट नहीं करते हैं, जो लोग देख रहे हैं, मुझे एक बात बताओगे आप सभी लोग कि यदि मुझे इस परमाणु में से किसी चीज को बाहर निकालना हो, यदि अभी यहां पर आप लोगों को पता हो गया ना कि दिस वन इज इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो है ये न्यूट्रॉन है, ये वाला जो है प्रोटॉन है, ठीक है। यदि इस परमाणु पर हम आक्रमण करें, आक्रमण का मतलब है ऊर्जा देना, ठीक है। अभी आगे जब हम और डीप डाउन स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यदि इस परमाणु में मैं आक्रमण करूं या इस परमाणु से कोई कण को बाहर निकालना चाहूं तो कौन सा कण बाहर आ जाएगा, कौन सा कण बाहर आएगा, फट से कमेंट करके बताओगे। और यदि आपने बता दिया तो आप बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग कि इस परमाणु से सबसे पहले कौन सा कण निकलेगा। आंसर इज सर वो कण पहले निकलेगा जो परमाणु की बाहरी कक्षा में होगा, जो गेट पर होगा, जो बाहर होगा। तो यहां पर गेट पर कौन है, यहां पर गेट पर है बेटा इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। यदि इस परमाणु पर आक्रमण होता है या ये परमाणु, अभी बाहर आगे जब हम करेंगे तो हमें रासायनिक आबंधन पढ़ना है, वहां पर हम समझेंगे ये सारी चीज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को किसी ने मुक्का मारा या आक्रमण किया, वॉटेवर जो भी किया, तो सबसे पहले जो बाहर होगा वो होगा बच्चा इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु पर जैसे ही आक्रमण होगा या ऊर्जा ये प्राप्त करेगा कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को त्याग कर बाहर हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, बाहर हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ क्या बचेगा। सर सिर्फ यहां पर हमारे पास में बचेगा प्रोटॉन जो कि होगा 1, और हमारे पास में बचेगा न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं है। हम आवेश की बात कर रहे हैं यहां पर, ये जो हमने ऊपर लिखा है दैट इज आवेश, ठीक है। न्यूट्रॉन जो, प्रोटॉन जो है वो 1 बचेगा, न्यूट्रॉन जो है वह भी 1 बचेगा। ये दोनों संख्या बता रहे हैं, ये जो है ये आवेश बता रहा, तो 1 पर होगा पॉजिटिव आवेश और 0 जो है वो उदासीन है। तो अब यदि इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो यहां पर क्या बचेगा। सर यहां पर सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, अर्थात प्लस आवेश बचेगा। तो यहां पर ये बनता है धन आयन, इसे हम क्या बोलते हैं, धन आयन। या जिसे नॉर्मली ये जो परमाणु आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन का कौन सा परमाणु, तो इसे ड्यूटेरियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम। यस सर राइट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। थैंक यू सो मच रूबी कमेंट करने के लिए। तो यहां पर आप सभी को समझ में आ रहा है ना कि क्या बाहर निकलेगा। तो यहां पर सिर्फ बचेगा प्रोटॉन और हम इसे बोलते हैं प्लस आयन। अब दूसरी स्टेज, दूसरे तरह से इसे समझते हैं कि क्या हो कि यह परमाणु कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ऐसा भी हो सकता है ना। अब जैसे कि इसने निकाला वैसे और दूसरे तत्व भी निकाल सकते हैं। तो ये सोचो कि ये परमाणु ने, ये परमाणु है, चलो एक ही दूसरा परमाणु दूसरा बना देते हैं ना। तो वी हैव ऑप्शन कि हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, ऐसे इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कॉपी बना लेते हैं ऐसे, है ना। ये बन गई अपनी कॉपी। बस कुछ चीजें मिटानी होंगी, तो जो चीजें मिटानी होगी उसे सेलेक्ट करते हैं और ऐसे उड़ा देते हैं। ये देखो ये मिट गया। भैया आप क्यों नहीं मिटे, आप भी मिट जाओ। चलो मिट गया। अब क्या होगा, हम एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवा देते हैं और नया इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड कलर का होगा। ये दूसरे तत्व का परमाणु हमने यहां से ग्रहण करवाया है बच्चा, ठीक है। इसने क्या किया, कहीं से परमाणु ग्रहण कर लिया दूसरे तत्व से। अब यहां पर यदि स्थिति देखी जाए, यहां पर एक स्थिति यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्रोटॉन, चलो हम अलग कलर हो गए, तो प्रोटॉन की संख्या है 1 और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है +1 का। सिमिलरली न्यूट्रॉन की संख्या 1 परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो यहां 0 लिख दोगे। अब इलेक्ट्रॉन जो था उसकी संख्या हो गई 2 और एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो -1 का आवेश होता है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप -2 में से +1 को घटाओ, -2 में से +1 को घटाओ। क्या ये आपको दिख रहा है, -2 में से +1 को घटाओ। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा यहां से इसे ऊपर भेजना पड़ेगा। चलो
अब आप लोगों को दिखना चालू हो जाएगा, नहीं दिखता है तो मुझे बता दिएगा। अब यदि आप यहां पर सम करोगे बेटा, अब यदि आप यहां पर सम करोगे तो एक बात ध्यान से देखोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, -2 में से -1 घटेगा, तो यहां पर आएगा 1, माइनस का 1, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस परमाणु ने ग्रहण करा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस परमाणु ने ग्रहण करा, इस पर कौन सा आवेश आ गया, इस पर आ गया ऋण आवेश। कितने से, 1 से, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा ना, तो ये आ गया यहां पर 1 का ऋण आवेश। ओके डन, यहां तक समझ में आया। तो जो चीजें, अब एक बात तो ध्यान हो गई, एक बात तो तुम्हें समझ में आ गया, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज ये भी समझ में आ गई आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन निकाला भी जा सकता है। दो चीज समझ आ गई। जो स्थिर है वो क्या है, जो स्थिर है वो क्या है, जो परमाणु में केंद्र में हमेशा एक जैसा रहेगा वो क्या है, वो है बच्चा प्रोटॉन। ये जो है बेटा ये कम ज्यादा नहीं हो सकते। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, आगे होंगे भी, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे। अभी आपको एक और नई चीज पढ़नी है। तो यहां पर प्रोटॉन की जो संख्या है वो कभी कम ज्यादा नहीं होती। तो जो प्रोटॉन की संख्या है, जो प्रोटॉन की संख्या है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही कहलाती है परमाणु संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है ये कभी बदलती नहीं है, ये परिवर्तित नहीं हो सकती। बताओ क्या तुम प्रोटॉन को निकाल सकते हो नाभिक से? नहीं निकाल सकते। ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकता है, ये ग्रहण हो सकता है, परंतु प्रोटॉन बाहर नहीं हो सकता। नॉर्मली बिना नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विघटन के अभी तो पॉसिबल नहीं है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पॉसिबल है परंतु अभी के लिए नहीं है ना। नहीं तो पता चला क्लिप काट के वायरल कर दो मेरे को, नहीं सर हो सकता है। एवरीथिंग पॉसिबल इन साइंस, परंतु हर एक चीज के तरीका होता है। तो अभी के लिए मान लो कि प्रोटॉन बाहर आसानी से तो नहीं होगा, ठीक है। वो नाभिकीय, जो हम नाभिकीय रिएक्टर देखते हैं या सुनते हैं उनमें ये होता है नाभिकीय संलयन और विखंडन। वो अभी का टॉपिक हमारा नहीं है, वो आगे का होगा। तो प्रोटॉन की जो संख्या है ये अभी फिलहाल में तो स्थिर रहेगी। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और इस परमाणु संख्या को हमारी भाषा में, मतलब हमारी भाषा में नहीं रे, विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है पता है? इसे कहा जाता है बच्चा Z। इसे Z से दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या को दर्शाया जाता है Z से, ठीक है। जितने लोगों को समझ में आ गया होगा फटाफट से कमेंट करेंगे कि परमाणु में उपस्थित, परिभाषा यदि लिखना होगा, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है। ये हो गई डेफिनेशन। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसे H1 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे करके लिखा जाता है। फिर आता है आपका He, यहां पर 2 लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बोरॉन, यहां पर 3 लिखते हैं। तो हर एक चीज को लिखने का एक तरीका होता है। तो Z जो है वो हमेशा ऐसे नीचे लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है बेटा? ऐसे आप नीचे लिखोगे। तो ये हो गई परिभाषा। अब हमने एक और बात आपको बताई थी कि परमाणु में 2 लोग होते हैं। अंदर की तरफ परमाणु में 2 लोग होते हैं। कौन कौन से 2 लोग? यहां पर ध्यान से देखोगे, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता था? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता था? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और ये कहां है? परमाणु के केंद्र में है, परमाणु के केंद्र में है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश वजन अर्थात द्रव्यमान कहां होता है? परमाणु के केंद्र में होता है, परमाणु के केंद्र में होता है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा परमाणु है, ठीक है। इसे मार्क लगा के मैं सबसे पहले हटा दूं ऐसे करके, और फिर अपन क्या करते हैं, यहां पर एक और शेल बनाते हैं ऐसी बड़ी सी, यहां से शुरू करते हैं। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हम यहां से इसे हटा देते हैं। अभी तो बच्चा शुरू हुआ है, अभी तो बोर मॉडल आने वाला है, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के, फिर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, वे फिर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस चैप्टर में। ये अभी तो ये वाला लेक्चर तुम्हें बहुत आसान लगने वाला है, बहुत ही फुद्दो, परंतु इसके बाद के जो लेक्चर होने वाले हैं, यदि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो पूरी केमिस्ट्री बैठ जाएगी।
और यदि अच्छे से समझ में आएगा तो केमिस्ट्री ऐसी बूस्ट मारेगी तुम्हें कि तुमसे अच्छी केमिस्ट्री किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है, यस सर क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अब यहां पर अपन आते हैं सेंटर पे। यहां पर आपके दो कण थे शुरू में, एक था न्यूट्रॉन और दूसरा था प्रोटॉन। तो परमाणु का द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में। कहां होता है परमाणु का द्रव्यमान? नाभिक में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब भी आपको परमाणु का द्रव्यमान पूछे तो आप ही बोलेंगे, द्रव्यमान की जगह पे एक नया वर्ड आपको मिलेगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है ए से। परमाणु संख्या को कैसे दर्शाते हैं? ए से। और परमाणु का द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में। और नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यदि हम इन दोनों का योग कर दें, यदि हम इन दोनों का योग कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को सर कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, जिसे हम दर्शाते हैं Z से। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या, क्योंकि प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता। अब कम ज्यादा क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं बेटा? N से। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या A बराबर होती है Z प्लस N के, अर्थात परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या का यदि आपसे कोई सूत्र पूछ ले, हाँ भैया ये आ चुका है, ये फिल इन द ब्लैंक में आ चुका है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या प्लस डॉट डॉट डॉट। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि A बराबर होगा Z प्लस N के। तो इसी सूत्र को ध्यान में रख के आपको आगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि जितने प्रोटॉन होते हैं, मान लो एक प्रोटॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, यदि एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु पर ऋणावेश है। यदि आपके 0 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, अच्छा एक संख्या है, एक संख्या है ना, तो यहां पर आपका धनावेश होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है किसी परमाणु में तो ऋणावेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो धनावेश होता है। याद रखना, कहीं लिख लेना कॉपी में, ये जो मैं बोलता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो फटाफट से जरा लाइक कर देना भैया जिन जिन लोगों ने नहीं किया। यदि समझ में आ रहा होगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एक एक डाउट्स बिल्कुल दिमाग में इमेजिनेशन बन रही होगी जो मैं बोल रहा हूं, तो लाइक जरा करते जाना है ना। अब आती है खास बात। तुम लोगों को एक बात बता दिया हमने, प्रोटॉन की संख्या स्टेबल होती है, कम ज्यादा नहीं होती। न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, हो सकती है, होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालेंगे तब कम होगी, हम ऐड करेंगे तब ज्यादा होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कम ज्यादा हो सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रकृति में अपने आप से होती है, उसे हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। हालांकि साइंटिफिकली पॉसिबल है, परंतु अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या प्रकृति में जो दिया हुआ है उसी आधार पर होती, अभी ये मान के चलो, क्योंकि पृथ्वी पे सब कुछ पॉसिबल है ना। तो अब एक नया चीज, अब नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला आता है समस्थानिक, सबसे पहला आता है समस्थानिक और दूसरा आता है संभारिक। संभारिक एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, समस्थानिक और संभारिक। यदि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से समझा है तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आपके पास में दी एनसीईआरटी की बुक है तो वहां पर जो उदाहरण नंबर है 2.1 पृष्ठ क्रमांक 34 और 35 में ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है बेटा घोल के पी जाना। ये हर बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं और यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं आए, है ना,
तो इनके सेम जैसे ये प्रश्न है वैसे ही प्रश्न आपको अभ्यास में देखने को मिलेंगे, है ना। तो बस आपको बता दिया मैंने कि कैसे करना है, और आपको एक और बात बताई है कि यदि ये कोई परमाणु है ना, हमारा कोई तत्व है। अब तत्व कैसे लिखें, जैसे कि मान लो कार्बन की बात करें, ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन पे यहां पर Z लिखाता है। Z क्या होता है, ये होता है परमाणु संख्या। ये क्या होता है बेटा, परमाणु संख्या, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। आवर्त सारणी में ये यहां पर लिखा होता है। फिर यहां पर लिखा होता है A, ये क्या होता है बच्चा, ये होता है द्रव्यमान संख्या। ये क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान संख्या। अब ध्यान से देखोगे यहां पर भी कुछ लिखा होता है। यदि यहां पर प्लस का निशान है, यहां पर प्लस का निशान है, इसका मतलब यह है कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा, यदि इस बॉक्स की जगह पे, मतलब तुम्हें बताया है कि ऐसी बॉक्स की जगह पे यदि यहां पर धोखे से ऋण का निशान है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अधिक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है बच्चा, अधिक है। तो जब धन होगा तो आप ये बोलेंगे कार्बन पर धनावेश है, और जब ऋण होगा तो बोलेंगे कार्बन पर ऋणावेश है। भैया ये लिख लेना कहीं कॉपी में बहुत अच्छे से, प्रॉपरली डायग्राम के साथ। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत सलत लिखो कुछ भी इस प्रकार से। तो आपकी बुक में ना ऐसे ब्रोमीन का एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर योग दिया है, यहां परमाणु क्रमांक दिया है। यदि आप परमाणु संख्या में से, यदि आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दोगे तो जो निकल के आएगा वो होगा न्यूट्रॉनों की संख्या, और यही आपका प्रश्न होगा, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेना बच्चा कैसा क्या होता है ना। तो हमारे वी हैव 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में हम संभारिक और समस्थानिक और संभारिक समझ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन परमाणु से, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन परमाणु से, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और चलो सेलेक्ट करने से पहले एक और छोटा सा अपन गोला यहाँ बनाते हैं। इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ फिट कर देते हैं, ठीक है। इसका मार्क हटाते हैं और इसे भी सेलेक्ट करके इसका मार्क हटा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ऑर्बिट करेगा, घूमते रहेगा, और यहां पर एक जो है वो आपका प्रोटॉन होगा, अर्थात क्या होगा, धनावेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होगा। प्रोटॉन कितने होंगे, एक। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक। अर्थात यहां पर यदि आप देखोगे धनावेश +1 से, ऋण आवेश -1 से, अर्थात ये परमाणु कैसा है बच्चा, ये परमाणु जो है वो है उदासीन। अब यहां पर आपके न्यूट्रॉन है क्या, यहां पर आपके न्यूट्रॉन है क्या, यहां पर आपके न्यूट्रॉन है क्या, सर नहीं है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा बेटा, यहां पर आप इसे लिखोगे, प्रोटॉन की संख्या यहां पर लिखी जाती है, हमने लिख दिया, जैसे परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान नाभिक में होता है, नाभिक में यहां पर सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है। कितने हैं, एक है, तो इसे आपने लिख दिया एक, H1 एक। क्या हमें इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, प्रोटॉन से कम है या ज्यादा है, कम भी नहीं सर, ज्यादा भी नहीं, बराबर नहीं। अर्थात यहां पर ये हाइड्रोजन परमाणु कैसा है, उदासीन। यदि उदासीन होता है तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है H1 अर्थात प्रोटॉन भी एक और परमाणु द्रव्यमान भी एक, तो ऐसे हाइड्रोजन परमाणु को बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है बेटा, प्रोटियम। और यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं हम, यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी निकाला था, तो बचता है सिर्फ प्रोटॉन, और हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। प्रकृति में हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जो हम देखते हैं हाइड्रोजन, मतलब जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता बच्चे, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन को जब भी लिखा जाता है हाइड्रोजन 1 ही लिखा जाता है, ठीक है। परंतु दोस्त अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे पढ़े ना अपन।
अभी क्या होगा, हमारे पास में दूसरी स्थिति होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने एक और डुप्लीकेट किया यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे कि जो हमारा हाइड्रोजन का एक और प्रकृति में एक और प्रोटोटाइप मौजूद है या एक और भाई मौजूद है, उस भाई के पास में प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और दूसरा उदासीन कण न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। अब यहां नाभिक में क्या है, यदि हमें इसे लिखना है हाइड्रोजन के रूप में तो हम यहां पर लिखेंगे H। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या आपको पता है न्यूक्लियस में उपस्थित कणों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहां पर आपका एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इन दोनों के यदि हम जोड़ दें तो यहां पर आता है 2, और इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोला जाता है ड्यूटीरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन, अब इससे आपसे यदि पूछ रहे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा तो आप क्या बताओगे, परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या। अब यदि मैं परमाणु क्रमांक बोलूं तो आपको परमाणु संख्या समझ लेना। आपसे यदि कोई पूछ ले कि इसमें परमाणु संख्या क्या है, तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। तो इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, परमाणु संख्या सेम है परंतु भार जो है वो अलग अलग है। इसका भार कितना है बच्चा, इसका भार जो है हम मान लेते हैं 1 ग्राम है। इसका भार कितना है बच्चा, इसका भार है 2 ग्राम। तो इनका स्थान एक ही होगा, आवर्त सारणी में इनका स्थान एक ही होगा, परंतु भार अर्थात द्रव्यमान वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो जिनके स्थान सेम है, जिनके स्थान सेम है परंतु भार अलग अलग है, समस्थानिक कहलाते हैं। अच्छा, इनका एक और बड़ा भैया पाया जाता है, चलो उसके बारे में भी बता ही देते हैं। उस बात छिड़ी है तो आगे तक जाएगी और आगे तक जाएगी तो तुम्हें पूरा बताया जाएगा। हमारे पास में हाइड्रोजन का एक और समस्थानिक मौजूद होता है जिसके पास में एक और प्रोटॉन और एक और न्यूट्रॉन होता है। अर्थात कितने न्यूट्रॉन हो गए, अब यहां पर न्यूट्रॉन जो है वो आपके 2 हो गए, ये एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दो यहां पर। अब यहां पर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए, 1 हो गए। तो यहां पर आप यदि, अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें लिखना होगा। अब ये 2 ग्राम को जरा हटा दे, 2 ग्राम की जगह कितना हो जाएगा, 3 ग्राम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 2 और 1 3। तो यहां पर जब आप लिखोगे तो हाइड्रोजन 3 लिखोगे, प्रोटॉन की संख्या 1। इसे बोला जाता है टिट्रियम, है ना, ट्राइटियम, इसे बोला जाता है ट्राइटियम। और ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में होता है। बुक में ये लिखा है कि पृथ्वी पर ये सबसे कम मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारा पहला वाला होता है, दिस ये वाला जो है इसकी मात्रा सबसे अधिक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 99% जो है वो ये होता है। तो सबसे ज्यादा हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो दोनों हैं ये थोड़े कम मात्रा में होते हैं। तो इन सभी का स्थान सेम है, सेम स्थान, सम स्थान, जिनका स्थान बराबर हो मगर भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 3 होते हैं और क्लोरीन के 2 होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कार्बन 12, 13 और 14। तो पूछ लेगा बेटा कि और कौन कौन से समस्थानिक है। तो कार्बन का आपको बोला गया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यदि 6 है तो यह है कार्बन 12। दूसरा है कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 ही होगा परंतु द्रव्यमान जो है वो 13, तो ये कार्बन 13 होता है। इसकी बात करें अगले की, यहां पर कार्बन 13 ही होगा परंतु द्रव्यमान जो है वो 14। इस पे आपको बोलेंगे प्रोटॉन कितने हैं तो आप बोलोगे प्रोटॉन सर इसमें 6 हैं। इलेक्ट्रॉन बोलोगे कितने हैं तो अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन बड़े रूप में लिख दिया, छोटे रूप में लिखा जाता है, ध्यान रहे लिखने का भी एक तरीका होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन 6 हैं। यहां न्यूट्रॉन कितने हैं तो यहां पर न्यूट्रॉन 6 हैं। तो ये हो गया आपका कार्बन 12। कार्बन 13 पे आए बेटा तो प्रोटॉन 6 होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, न्यूट्रॉन जो है वो आपके 7 होंगे। कार्बन 14 पे आए, प्रोटॉन 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी आपके 6 होंगे, न्यूट्रॉन जो है वो आपके 8 होंगे। तो इस प्रकार से आपके कार्बन 12, 13 और 14 होते हैं। ये सारे जो है
ये सारे जो हैं ये सारे समस्थानिक हैं, ये सारे जो हैं वो समस्थानिक हैं। ठीक है। अब आपसे कोई बोल दे कि भैया यहां पर यदि हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, यहां पर है 37 और यहां पर है ऋण आयन। तो आपसे यदि कोई बोल दे, ये आपका प्रश्न है ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जब भी जैसे भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपको मुझे ये बताना होगा कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन पर देख रहे होंगे अभी, वो तो अभी करेंगे। बाद में जब ये वीडियो रिकॉर्डेड रूप में पोस्ट होगा, जब भी, आज कल परसों, एक महीने बाद जब भी होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। यदि आपने बता दिया तो आप विजय प्राप्त कर चुके हो, आपको सारी चीजें आने लगेगी, आपने समस्थानिक समझ लिया है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि यदि नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा इसे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वी हैव ओनली 7 मिनट्स और इन 7 मिनट्स में हमें फिर से समझना है समभारिक। समभारिक की बात क्या होती है? समभारिक के लिए बात, समभारिक नाम से ही क्लियर है, समभारिक, समभारिक। तो समभारिक बेटा वे होते हैं जिनका भार समान होता है परंतु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु का जो है वो भार अलग अलग होगा परंतु क्रमांक जो है वो अलग अलग होगा। ऐसे आप पोटेशियम के बाद से यदि देखोगे, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वाले जो तत्व हैं इनके परमाणु द्रव्यमान जो है वो 40 के आसपास होते हैं और क्रमांक जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। क्रमांक 19, 20 और 21 होता है क्रमशः। तो आप जब पीरियोडिक टेबल पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। कैसे समझे इसे? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि, चलो मैं एक गोला बनाता हूं यहां पर ऐसे, यहां पर नाभिक पे जो है वो जो आपके प्रोटॉन है, चलो इसकी कॉपी भी बना लेता हूं, एक कॉपी ये बन गई। हम 2 का उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर मान लो प्रोटॉन आपके 19 हैं। ठीक है। और यहां पर न्यूट्रॉन भी आपके कितने हैं बेटा? यहां पर न्यूट्रॉन भी आपके 19 हैं। ठीक है। ये हो गया एक सिचुएशन, ये हो गई, या सॉरी अपन क्या करें, आपके यहां पर न्यूट्रॉन जो है वो 21 है। ठीक है। एक सिचुएशन हो गई, यहां पर प्रोटॉन आपके 20 हैं और न्यूट्रॉन भी आपके कितने हैं? 20 हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इनका द्रव्यमान कितना होगा, इनका A का मान कितना होगा और इनका Z का मान कितना होगा, है ना। तो Z जो है वो 19 होगा और A जो है वो 40 होगा। ठीक बात। यहां पर इसकी यदि बात करें तो इसका Z जो है वो 20 होगा और A जो है वो 40 होगा। तो इन दोनों का द्रव्यमान अर्थात भार कैसा है? एक सा है, अर्थात ये दोनों समभारिक हैं, परंतु इनका क्रमांक जो है, जो परमाणु संख्या है, वो कैसी है? अलग अलग है। तो वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। आई रिपीट, वे तत्व जिनके परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। आवर सारणी में आपको पोटेशियम, कैल्शियम जैसे तत्व जो हैं इनके भार एक जैसे देखने को मिलेंगे, आप ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप मेरे वीडियोस को देखकर नोट्स बना लेंगे। इस उम्मीद के साथ कल फिर से आपसे नए टॉपिक पर चर्चा होगी, जो कि होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। दोस्तों 1 मिनट में जरा एनसीईआरटी पे देख लो, इसके बाद में क्या है, हाँ, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल जब वो डेवलप कर रहे थे काफी सारे लोगों ने, अब उस समय बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें आ चुकी थी, आइंस्टीन का ऊर्जा सिद्धांत आ चुका था, प्रकाश विद्युत प्रभाव आ चुका था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बोर को अपना मॉडल डेवलप करना होगा। काफी विवाद भी हुआ था उस समय, खैर वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे। अभी तो आप ये समझो कि हमारा कल का टॉपिक जो है बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो आपकी मस्ट पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उस पर बातचीत होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, कल फिर से मुलाकात होगी। अभी तक यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो नहीं किया है तो कर लो, इंस्टाग्राम पर भी है, सारी अपडेट्स वहीं पर मिलते रहेंगी आपको। मैं फिर आऊंगा कल। राधे राधे।